नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले आधुनिक काल में भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों को। भारतेंदु युग के उन प्रमुख कवियों को हम करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम केवल दो कवियों को करेंगे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र। इन दो कवियों से संबंधित उन सभी तथ्यों को और उनकी रचनाओं को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जो जन्म है वो कब हुआ? 1855 में। और कहाँ हुआ? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर हुआ इनका जन्म, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है अब्र उपनाम से उर्दू में काव्य लेखन का कार्य किया था। उर्दू में वे किस उपनाम से लिखते थे? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अब्र उपनाम से कौन लिखते थे, तो आपको ध्यान रखना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। और भारतेंदु जी के संबंध में तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। भारतेंदु युग को जब हमने किया तो साथ साथ हमने भारतेंदु से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य बनते हैं, जितनी उनकी प्रमुख रचनाएं थी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, सभी को कंप्लीट कर लिया था। तो रसान हमने वहाँ पर पढ़ा था कि रसा उपनाम से कौन लिखते थे, तो भारतेंदु जी। और अब्र नाम उपनाम से कौन लिखते हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इन सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे तो और अच्छे से आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य है हमारा। इनके द्वारा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा नागरी नीरद 1893 ईस्वी नामक एक साप्ताहिक पत्र एवं आनंद कादम्बरी 1881 ईस्वी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। एक बात और बता देना चाहती हूँ भाई, मैं जितने भी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि रहे हैं उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? एक तो किसका कार्यभार संभाला था? एक तो नागरी नीरद जिसका समय था 1893। कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है कि नागरी नीरद का पत्रिका कब प्रकाशित हुई या पत्र कब प्रकाशित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1893 ईस्वी में। और जो आनंद कादम्बरी है वो 1881 ईस्वी में, जो कि एक मासिक पत्रिका रही। और ये भी पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार की पत्रिकाएं थी, जैसे कि मासिक हो, साप्ताहिक हो या पाक्षिक हो, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखते हुए देख लेना है कि कौन सी पत्रिका किस प्रकार की रही है। तो नागरी नीरद साप्ताहिक, लेकिन आनंद कादम्बरी वो मासिक पत्रिका निकाली और इन्होंने इनका संपादन भी किया। नागरी नीरद का समय 1893, आनंद कादम्बरी जो कि 1881 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो तथ्य है इनके संबंध में। एक बार दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारा गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने शोकपूर्ण कविता भी लिखी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी ने जो है दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने के प्रतिक्रिया पर उन्होंने शोकपूर्ण कविताएं भी लिख डाली, ये माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो तथ्य है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा ही किया गया था। यानी कि शुक्ल ने समालोचना का सूत्रपात जो है किन के द्वारा माना गया? बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी द्वारा। ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। और इनके छंदों में यति भंग मिलता है। किनके छंदों में? जिन्होंने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की कविताओं में जो छंदों में जो है यति भंग मिलता है। यति भंग का आप क्या अर्थ समझते हो? कि यति भंग
का अर्थ होता है कि छंद में यति का निश्चित स्थान पर न होने का जो दोष होता है वही क्या कहलाता है, यति भंग। यति का मतलब होता है, एक प्रकार से आप लगा लो, छंदों में विराम स्थान, जहाँ पर छंदों में जब विराम स्थान होते हैं वही क्या कहलाता है, यति कहलाता है। आपको जब छंद को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या यति होता है, क्या गति होता है। बिल्कुल एक छंदों के से संबंधित भी टॉपिक को हम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न, हमारे तथ्य हैं, वे है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से संबंधित प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है जीर्ण जनपद, ये जोन नहीं है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये जीर्ण है, जीर्ण जनपद। उसके बाद आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा में प्रकृति वर्णन दिया गया है, अलौकिक लीला, हार्दिक हर्षादर्श जो कि राष्ट्रीयता से संबंधित इनकी कविता है। फिर है वर्षा बिंदु, बिंदु है भाई, ये बिंदु नहीं है। तो वर्षा बिंदु जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। और एक रचना और पढ़ी होगी आपने पहले, जब हमने भारतेंदु जी को पढ़ा था, तो भारतेंदु जी की जो रचना है वो है वर्षा विनोद। वर्षा विनोद जो रचना है भारतेंदु जी की है, लेकिन वर्षा बिंदु जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें युगल स्त्रोत, मन की मौज, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक और पितर प्रताप। फिर है होली की नकल, प्रेम पीयूष वर्षा और मंगलाशा, हास्य विनोद, सॉरी भाई हास्य विनोद नहीं, हास्य बिंदु, भारत बधाई, स्वागत सभा, आर्याभिनंदन और सूर्य स्त्रोत। ये जो सभी रचनाएं हैं ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की है, आपको ध्यान रखना है। आप एक बार फिर इनको रिवाइज कर सकते हो। इनको जब बार बार रिवाइज करोगे तब आपको ये याद हो जाएंगे। देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है वो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के प्रमुख नाटक। तो नाटक इनके कौन कौन से रहे हैं, उनमें शामिल है भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी, फिर है प्रयाग रामागमन, वीरांगना, रहस्य महानाटक, जिस वेश्या विनोद महानाटक भी इनका दूसरा नाम है। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इनको आपको ध्यान रखना है कि ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का इन रचनाओं में से कौन सा नाटक है। तो भारत सौभाग्य कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य है। इनको लालित्य लहरी रचना में वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया। लालित्य लहरी इनकी जो रचना है लालित्य लहरी, उनमें किस प्रकार के दोहों को शामिल किया गया, वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया। ब्रजचंद्र पंचक रचना में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की कौन सी रचनाओं में भक्ति भावनाओं को व्यक्त किया गया। तो आपको ध्यान रखना है ब्रजचंद पंचक। उसके बाद है इनकी समस्त काव्य रचनाओं का संकलन प्रेमघन सरोशव संग्रह के प्रथम भाग में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संबंध में हमने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लिया जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला जो हमारा कवि है वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हम बात करें तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान कहाँ है, बेजेगांव, जिला उन्नाव। कई बार पूछा जाता है तो जिला उन्नाव आपको ध्यान रखना है। बेजेगांव है ये, बेजेगांव नहीं है भाई। उसके बाद बात करें बाद में इनका जो परिवार है कानपुर जाकर बस गया। वह इनको शिक्षा दीक्षा वहीं से प्राप्त हुई। कहाँ से, कानपुर से। ये पूछ लिया जाए कि प्रताप नारायण मिश्र को शिक्षा दीक्षा कहाँ जाकर की, तो वो कानपुर में जाकर की इन्होंने। उसके बाद आगे बात करें तो ये हिंदी के बड़े हिमायती थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनके द्वारा दिया गया। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान
नामक नारा किन्होंने दिया? तो ध्यान रखना है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का स्टील माना रामचंद्र शुक्ल ने, स्टील। ये आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण भट्ट को। लेकिन एडिशन जो है किन्होंने कहा, किसको कहा? प्रताप नारायण मिश्र को। और किन्होंने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार परीक्षाओं में ये इससे संबंधित, इन दोनों तथ्यों से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो हमारा तथ्य है, उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका 1883 ईस्वी में, जो कि एक मासिक पत्रिका थी और कानपुर से निकाली गई, का संपादन कार्यभार भी संभाला। किस पत्रिका का संपादन कार्यभार संभाला? प्रताप नारायण मिश्र ने। वो ब्राह्मण पत्रिका का। लेकिन जब हमने ऊपर पढ़ा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने नागरी नीरद और आनंद कादम्बरी का कार्यभार संभाला। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का कार्यभार संभाला। और उसके बाद किसी नाटक में अभिनय करने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूंछ मुंडवाने की भी आज्ञा ले ली थी। तो उन्होंने जब किसी नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुंडवाने की आज्ञा ली थी, किन्होंने ली थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। और वो नाटक कौन सा था? जानकी प्रसाद शीतला जी का वो नाटक रहा था। एक सेकंड भाई, नाटक का नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो नाटक, एक सेकंड, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है तो जानकी प्रसाद शीतला द्वारा कृत शकुंतला नाटक के अभिनय में करने के लिए जो उन्होंने जो है प्रताप नारायण मिश्र ने मूंछ मुंडवा ली थी। और आप जो है चेक करके आप देख सकते हो, मुझे यही ध्यान आ रहा है, शायद यही सही है। तो आप एक बार से अपनी तरफ से खोज करके आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक तथ्य हर एक इंसान को याद रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे आप लोगों को ये नहीं करना है कि नहीं हमें नहीं आता, नहीं पता। बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा तथ्य रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम बार बार रिवाइज करेंगे उनको, तो सभी तथ्य हमें जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो याद आते रहेंगे। और इसी तरह जो है हम निरंतर अभ्यास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम धीरे धीरे अपनी परीक्षा की तैयारी तक इसी तरह हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित एक क्लास लेकर के आते रहेंगे। और साथ साथ जो है मैं प्रैक्टिस सेट बनाने की भी सोच रही हूँ। एक प्रैक्टिस सेट भी हमें लगभग 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी हमें जो है करने की आवश्यकता है अब इस समय पर, क्योंकि परीक्षा का जो टाइम है अभी बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो तथ्य है हमारा वो देख लेते हैं। अपनी हरगंगा है भैया, अपनी हरगंगा कविता के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। किसका कविता के कारण? हरगंगा कविता के कारण। उसके बाद अपने ब्राह्मण पत्रिका के ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक जाने पर इन्हें कभी इन शब्दों में याचना करनी पड़ी। कौन से शब्दों में? श्री 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। जो ये पंक्ति है ये किनकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और किस पत्रिका के ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते इन्होंने इन शब्दों को याचना करनी पड़ी? वो ब्राह्मण पत्रिका। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? किनके अनुसार? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ये कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से भी जुड़े थे। उसके बाद इन्होंने जो है लावणी और आला जैसी शैली, लोक प्रचलित शैली का भी जो है काव्य
में प्रयोग किया था। जिस प्रकार से लावनी, पैरोडी और छापा शैली भारतेंदु जी ने अपनाई थी, तो इन्होंने जो है लावनी और आल्हा शैली लोकप्रिय शैलियों को अपनाया है अपने काव्य में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, अगले जो तथ्य है वो है इनकी रचनाएं। प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। मन की लहर भी इम्पोर्टेंट रचनाएं है। ब्रेडला स्वागत और तृप्यताम जो है इनकी प्रमुख रचना है। बरहमन जो इनकी रचना है। प्रताप लहरी भी इनकी प्रमुख रचना है। प्रताप लहरी और मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है किसमें? प्रताप लहरी में। जो पढ़ते हैं आगे, लोकोक्ति शतक इनकी प्रमुख रचना है। श्रृंगार विलास, रसखान शतक, दंगल खंड, दीवाने, बुढ़ापा भी इनकी वेरी इम्पोर्टेंट रचना रही है। फिर है नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है प्रताप नारायण मिश्र जी की। उसके बाद बात करें आगे, अगले जो नाटक के संबंध में हम देख लेते हैं इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कली कौतुक रूपक जो इनका नाटक रहा है, जिसमें पाखंडियों एवं दुराचार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने वाला नाटक माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे, हठी हमीर जो है इनका नाटक है, जिसमें अलाउद्दीन की रणथंभौर पर चढ़ाई का वृत्तांत लेकर लिखा गया नाटक है। उसके बाद है भारत दुर्दशा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर है कली प्रभाव और फिर गौ संकट भी इनका इम्पोर्टेंट नाटक है। और जुआरी खुआरी इनका एक प्रहसन नाटक है। ये आपको प्रताप नारायण मिश्र जी के नाटकों को भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से इनका नाटक संबंधी रचना कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है। और प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं एक बार और आप पढ़ सकते हो। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, बेड़ला स्वागत, तृप्यताम बरहमन और प्रताप लहरी, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, दंगल खंड, दीवाने, बुढ़ापा, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत, जो ये सभी रचनाएं हैं ये प्रताप नारायण मिश्र जी की है। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने देख लिया, और जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य रहे उनको हमने कर लिया है। बालकृष्ण भट्ट और अन्य कवियों के संबंध में भी हम जो है धीरे धीरे इसी तरह आगे क्लास में पढ़ते रहेंगे। और जितने भी आधुनिक काल के प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इन रचनाओं से संबंधित इनके आधुनिक काल से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। लगभग जो है 10 या 15 तक जो है प्रश्न परीक्षा में आधुनिक काल से संबंधित ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आधुनिक काल के सभी तथ्यों को आपको करते हुए चलना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। इसी तरह हिंदी साहित्य संबंधी हर रोज़ की हमारी जो क्लासेस आती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।